Everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn about cell cycle and cell division. देखो, सेल साइकिल का मतलब यहाँ पे है कि एक सेल है, वो साइक्लिक चेंजेस के अंडरगो यहाँ पे जाती है कि पहले वो ग्रो करती है साइज में, ठीक है, फिर वो सेल डिवीजन करती है। अब सेल डिवीजन और ग्रो करने के बीच में एक जो फेज आती है उसको इंटरफेज बोलते हैं और सेल डिवीजन को एम फेज बोलते हैं। तो ये जो हमारी इंटरफेज से एम फेज है, मतलब सेल डिवीजन है और फिर रेस्टिंग है, फिर डिवीजन है, फिर रेस्टिंग है, उसको हम एक सेल साइक्लिक चेंजेस बोल रहे हैं क्योंकि वो साइक्लिक वे में हो रहा है, ठीक है। सेल डिवीजन की बात करेंगे कि सेल हमारी डिफरेंट बॉडी की सेल्स कैसे डिवाइड करती हैं, ठीक है। तो सेल डिवीजन को हम दो में बेसिकली क्लासिफाई करते हैं। एक होता है हमारा माइटोसिस, एक होता है हमारा मियोसिस। देखो, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में जहाँ पे भी माइटोसिस मियोसिस आता है, मैंने हमेशा बोला है माइटोसिस का मतलब होता है कि एक पेरेंटल सेल है, उस पेरेंटल सेल से दो सेल्स बन रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मेरी जो पेरेंटल सेल है उसमें डिप्लॉइड है, वो मतलब डबल एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो डॉटर सेल्स में भी डबल एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो इक्वेशन यहाँ पे सेम है, इसीलिए हम इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। प्लस ये होती कहाँ पे है? ये सोमेटिक सेल्स में होती है। अब आप बोलोगे कि सोमेटिक सेल्स क्या होती हैं? मेरी बॉडी में गेमेट सेल्स को, जर्म सेल्स को छोड़ के, जर्म सेल्स क्या है? स्पर्म है मेल के केस में, ओवा है फीमेल के केस में, उसको छोड़ के जितनी भी बॉडी की सेल्स बचती हैं वो सारी क्या होती हैं? सोमेटिक सेल्स होती हैं। अब जो माइटोसिस है उसको स्ट्रासबर्गर ने यहाँ पे दिया किसमें? प्लांट में, और फ्लेमिंग ने किस में दिया? एनिमल में। मतलब माइटोसिस जो टर्म है, दिस टर्म वाज गिवन बाय फ्लेमिंग इन केस ऑफ एनिमल्स एंड स्ट्रासबर्गर इन केस ऑफ प्लांट्स। अब दूसरा यहाँ पे डिवीजन आता है मियोसिस। मियोसिस के केस में क्या होता है? एक पेरेंटल सेल्स है जो फोर डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है, चार डॉटर सेल्स यहाँ पे बनेंगी। अब क्या होता है? पेरेंटल सेल्स में अगर डिप्लॉयड है, मतलब डबल एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे जो डॉटर सेल्स आती हैं उनके अंदर एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाते हैं। मतलब यहाँ पे डबल था, यहाँ पे हाफ आ गया, तो ये क्या हुआ? रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। होता कहाँ पे है? जर्म सेल्स के अंदर होता है। स्पर्म जब फॉर्म होता है या ओवा जब बनता है, तो उसके बनने से पहले जो डिवीजन होता है वो हमारा मियोसिस डिवीजन होता है। अब मियोसिस जो टर्म है वो फार्मर एंड मूरे ने दी। इसकी जो स्टडी है वो सटन एंड स्ट्रासबर्गर ने की। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 में हम मियोसिस को क्लासिफाई करते हैं। मियोसिस 1 एंड 2 में इसको मियोसिस को डिफरेंशिएट किसने किया? ग्रीगोरे ने किया। तो दो साइकिल होती हैं, ठीक है, दो साइक्लिक होती हैं, उनका टाइम, जो जनरेशन टाइम है दो साइकिल के बीच में, मतलब एक साइकिल डिवीजन एक खत्म हुआ, फिर वो सेल, मान लो एक सेल थी, अब ये दो में डिवाइड होगी, ठीक है। अब दो में डिवाइड होगी तो ये सेल ग्रो करेगी साइज में, देन इट विल डिवाइड अगेन। तो ये जो टाइम है इसको क्या बोलते हैं? जनरेशन टाइम। साइकिल की जो टाइमिंग है, मतलब ये एक साइकिल क्या मतलब? सेल ग्रो कर रही है, फिर डिवाइड कर रही है, फिर ग्रो कर रही है, फिर डिवाइड कर रही है। ये जो साइकिल की टाइमिंग है ये वेरी करती है। जैसे ह्यूमन सोमेटिक सेल में बोले तो एक सेल 24 आवर्स में डिवाइड करेगी और ईस्ट सेल जो है वो 90 मिनट में डिवाइड करेगी। तो इट वेरीज बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड इट वेरीज बिटवीन सेल्स ऑल्सो। सेल साइकिल किसने दी? होवार्ड एंड पेले ने दी 1953 में। क्या यूज करके? ऑटो रेडियोग्राफी यूज करके। और किसमें दिया? विसा फाबा में दिया। अब फेजेस की बात करते हैं, सेल साइकिल के अंदर जो फेजेस आती हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हमारी प्रिपरेटरी फेज आती है। क्या आती है? प्रिपरेटरी फेज, या जिसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक फेज, ठीक है। प्रिपरेटरी फेज या मेटाबॉलिक फेज आती है जिसको इंटरफेज बोलते हैं। तो अगर मैं फेजेस की बात कर रही हूँ तो मैं बेसिकली किसकी बात कर रही हूँ? सेल साइकिल की बात कर रही हूँ। मतलब मैं एक सेल को अगर साइक्लिक चेंजेस उसके देखूं, अगर एक सेल के अंदर जो साइक्लिक चेंजेस आ रहे हैं उसके बेसिस पे अगर मैं सेल को क्लासिफाई करूं तो मैं सेल को दो फेजेस में क्लासिफाई करूंगी। मेन है इंटरफेज और दूसरी मेन है मेरी एम फेज। एम फेज में माइटोसिस भी आ गया और मियोसिस भी आ गया क्योंकि दोनों एम से मेरे स्टार्ट हो रहे हैं। तो मेरी सेल जो है दो चेंजेस के अंडर go जाती है, एक इंटरफेज, एक एम फेज। एम फेज जो है उसमें दो चेंजेस होते हैं, मतलब दो यहाँ पर डिवीजन होंगे। एक कैरियोकाइनोसिस, कैरियो वर्ड न्यूक्लियस के लिए यूज किया जाता है, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन।
तो यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। साइटो वर्ड जो है वो सेल के लिए यूज़ किया जाता है और वो साइटोप्लाज्म के लिए यूज़ किया जाता है। काइनेसिस वर्ड जो है वो डिवीजन के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मेन दो जो फेज़ होती हैं वो इंटरफेज़ और एम फेज़ होती है। एम फेज़ माइटोसिस भी हो सकती है, मियोसिस भी हो सकती है, जिसमें एक बार न्यूक्लियस डिवाइड करता है। जब न्यूक्लियस कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है उसके बाद यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। इंटरफेज का मतलब होता है प्रिपरेटरी फेज, मतलब एक सेल डिवीजन जो एम फेज है, अब एक एम फेज से दूसरी एम फेज के आने तक जो फेज आएगी वो इंटरफेज होगी। इसीलिए इसको सेल डिवीजन के लिए प्रिपरेशन करने का टाइम दे प्रोवाइड करती है ये फेज सेल को, इसीलिए इसको प्रिपरेटरी फेज या मेटाबॉलिक फेज बोला जाता है। अब हम बात करते हैं प्रिपरेटरी फेज की, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटरफेज बोल रहे हैं। अब इंटरफेज में सब स्टेजेस भी आती हैं, ठीक है। उससे पहले हम बात करें टाइमिंग की, तो जो इंटरफेज है वो मैक्सिमम टाइम कंज्यूम करती है किसी भी सेल साइकिल का। ये 95% ऑफ द टाइम सेल का लेती है। अगर मैं ईस्ट सेल की बात करूं तो उस ईस्ट एक 90 मिनट में क्या कर रही थी, 90 मिनट उसका टोटल टाइम है सेल साइकिल का। अब उस टोटल टाइम में से 95% वो क्या करेगी, इंटरफेज में रहेगी, ठीक है। अब इंटरफेज की सब स्टेजेस की बात करते हैं। सब स्टेजेस कौन कौन सी सब स्टेज आती हैं, G1 आती है, G नोड आती है, S आती है, G2 आती है। चार क्या आती हैं इसमें, सब स्टेज आती हैं। G1, G नोड, S फेज और G2 फेज, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं G1 फेज की, इसको गैप 1 फेज भी बोला जाता है। ये लॉन्गेस्ट फेज होती है किसकी, इंटरफेज की। इसमें सेल और जो न्यूक्लियस होता है वो ग्रो करता है। ये जब मिडल आता है, मतलब मिडल ऑफ G1 फेज, उसमें रेस्ट्रिक्शन पॉइंट आ जाता है। रेस्ट्रिक्शन पॉइंट आता है जिसमें सेल चेकिंग, जो प्रोटीन है वो यहाँ पे सेल को चेक करते हैं कि उसको आगे डिवाइड करना है। अगर उसको आगे डिवाइड करना है तो वो एस फेज में एंटर कर जाती है, अगर उसको डिवाइड नहीं करना तो वो G नोड फेज में एंटर कर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये रेस्ट्रिक्शन पॉइंट है, ये कौन से प्रोटीन के थ्रू ये चेक किया जाता है, CDK के थ्रू। ये ग्रोथ डिपेंडेंट साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज होता है, जो G1 फेज जब मिडल में पहुंच जाती है तो ये चेक करता है क्या, ग्रोथ डिपेंडेंट साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो प्रोटीन है ये चेक करता है कि ये सेल या तो G नोड फेज में जाएगी या S फेज में आगे मूव करेगी, ठीक है। कौन डिसाइड करेगा, CDK डिसाइड करेगा। तो अब जो G नोड फेज है वो कोशिएंट स्टेज होती है। उससे पहले हम एस फेज की बात करते हैं। अगर सेल को आगे डिवाइड करना है, तो सेल किस में एंटर कर गई, एस फेज में एंटर कर गई। तो जैसे ही वो एस फेज में एंटर करती है तो एस का मतलब क्या है, एस का मतलब यहाँ पे है सिंथेसिस, मतलब यहाँ पे कुछ सब्सटेंस फॉर्म होंगे, फॉर्मेशन होगी कुछ सब्सटेंस की, कुछ सब्सटेंस बनेगा। तो एस का मतलब क्या है, सिंथेसिस फेज है। सिंथेसिस का मतलब है आरएनए की सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस। अब प्रोटीन में कौन से प्रोटीन बनेंगे, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन ट्यूबुलिन प्रोटीन। एंजाइम बनेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट होगी, न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्मेशन होगी, डीएनटीपी की फॉर्मेशंस होगी, एंड एटीपी बनेंगे। न्यूक्लियोटाइड में क्या आते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस आते हैं, डी एन टीपीज आती हैं, ठीक है। और स्टोरेज किसका होगा, एटीपी का, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब अगर सेल एस फेज में एंटर नहीं कर रही है, तो वो किस में एंटर करेगी, जी नोड फेज में। तो जब सेल जी नोड फेज में एंटर करेगी तो ये जो जी नोड फेज होती है वो कोशिएंट स्टेज बोली जाती है। और ये कोशिएंट स्टेट लजत्था ने बोली थी, मतलब इन्होंने एक टर्म दी थी या फिर फेज दी थी जिसको हम क्या बोलते हैं, कोशिएंट स्टेज बोलते हैं। ये रेस्टिंग स्टेज होती है, मतलब ये इसमें सेल डिवाइड नहीं करती है, इसीलिए इसको बोलते हैं नो डिवीजन फेज। मतलब यहाँ पे अगर कोई सेल हमारी एंटर करती है जी नोड फेज में तो वहाँ पे वो डिवाइड नहीं करेगी, बट वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी। मेटाबॉलिकली एक्टिव होने का मतलब है वो ग्रो तो करेगी, वो डाइजेशन भी करेगी, वो न्यूट्रिएंट भी लेगी, वो वेस्ट भी रिलीज करेगी, ठीक है। तो वो सारी एक्टिविटी परफॉर्म करेगी बट डिवीजन नहीं करेगी। अब हम बोले कि हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी सेल्स हैं जो जी नोड फेज के अंदर एंटर करती हैं, 9 सेल्स हैं, ठीक है। मसल सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं और डब्ल्यूबीसी है। रेड ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी कभी भी डिवाइड नहीं होती। ये कहाँ से फॉर्म होती हैं, ये हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स से फॉर्म होती हैं। जितनी हमारी आरबीसी, मान लो एक आरबीसी बनी,
उसका 120 डेज का एक लाइफ स्पेन है। आफ्टर 120 डेज वो डेड हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आरबीसी दोबारा से हमारी हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से फॉर्म होगी, ना कि एक आरबीसी अगली में डिवाइड नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता है। ठीक है, अब एस फेज की बात करें तो एस फेज क्या है? सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज बोला हमने, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए डबल हो जाता है। सेल का डीएनए अगर 1C है तो वो कितना हो जाएगा? 2C हो जाएगा। अगर वो 2C है तो वो कितना हो जाएगा? 4C हो जाएगा। तो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन करता है, डीएनए डबल हो जाता है। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन और काइनेटोकोर, काइनेटोकोर क्या होता है? एक क्रोमोसोम के अराउंड यहाँ पे जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है सेंट्रोमियर के अराउंड, उसको क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर प्लस हिस्टोन प्रोटीन बाइंड करता है डीएनए से जब वो 8 लाइक स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोसोम में डीएनए ट्रैप होता है और फिर जाके वो क्रोमोसोम बनाता है। तो एस फेज सिंथेसिस फेज है। क्या सिंथेसाइज होगा? डीएनए सिंथेसाइज होगा, डीएनए रेप्लिकेट होगा, डीएनए डबल होगा, हिस्टोन प्रोटीन फॉर्म होंगे, काइनेटोकोर फॉर्म होगा। अब हमारी इंटरफेज की नेक्स्ट फेज है G2 फेज। हमने बात करी G1 फेज की, जी नोड फेज की, एस फेज की हम बात कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं G2 फेज की। G2 फेज है हमारी गैप 2 फेज, ग्रोथ 2 फेज, पोस्ट सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज के बाद वाली फेज क्या है? G2 फेज। ये प्री माइटोटिक फेज है। प्री माइटोटिक का मतलब है मियोसिस डिवीजन से या माइटोटिक डिवीजन से पहले की जो फेज है उसको G2 फेज बोलते हैं। ये स्मॉलेस्ट फेज है, सबसे छोटी फेज है। यहाँ पे सिंथेसिस होगा, मतलब क्या बनेगा? यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी? नॉन हिस्टोन प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी, आरएनएस की फॉर्मेशन होगी। क्या होता है आरएनए? न्यूक्लियोटाइड होता है, जैसे डीएनए होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। सेल का साइज G2 फेज में क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। अब सेल का साइज डबल हो जाता है तो सरफेस वॉल्यूम रेशियो जो है वो गड़बड़ा जाएगा। सरफेस वॉल्यूम रेशियो गड़बड़ा जाएगा। सरफेस वॉल्यूम रेशियो गड़बड़ाने की वजह से सेल को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोटीन ट्यूबुलिन इज फॉर्म। क्यों चाहिए ट्यूबुलिन? माइक्रोट्यूबुल फॉर्म करने के लिए, स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए। ठीक है, जिसपे जाके हमारे क्रोमोसोम बाइंड होंगे। डैमेज्ड डीएनए यहाँ पे क्या किया जाता है? रिपेयर मैकेनिज्म यहाँ पे किया जाता है। साइक्लिन काइनेजेस, CDKs फॉर्म होंगे, यहाँ पे साइक्लिन काइनेजेस फॉर्म होंगे जो फोस्फोरिलेशन डीफोस्फोरिलेशन का काम करते हैं, प्लस चेक पॉइंट पे एक्ट करते हैं। ये प्रोटीन्स चेकिंग पॉइंट पे एक्ट करते हैं कि सेल अच्छे से डिवाइड हो रही है या नहीं डिवाइड हो रही है। अगेन G2 फेज में हम क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन बनता है, आरएनए बनता है, सेल का साइज डबल हो जाता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, डैमेज डीएनए रिपेयर होता है, साइक्लिन काइनेजेस की सिंथेसिस होती है जो फोस्फोरिलेशन का मतलब है फोस्फेट ग्रुप को बाइंड करना, फोस्फेट ग्रुप को बाइंड करना, और डीफोस्फोरिलेशन का मतलब है फोस्फेट ग्रुप को रिमूव करना। अब हमारा ये किसमें मिलता है? एंडोस्पर्म सेल्स ऑफ सीड। एंडोस्पर्म क्या है? जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जब सीड क्या करता है? हमारा जर्मिनेट होता है। और हमारा जो एंडोस्पर्म्स होता है वो ट्रिपलेट होता है, मतलब कि वो ट्रिपल फर्टिलाइजेशन से एंजियोस्पर्म्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में फॉर्म होता है। तो इसके अंदर क्या होता है? ये 3 न्यूक्लियस से बनता है। कार्टिलेज सेल्स कहाँ पे होती है? कार्टिलेजेस के अंदर कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स, उसके अंदर अमाइटोसिस होता है। डिजिज्ड सेल के अंदर भी अमाइटोसिस होता है। अब हम बात करते हैं माइटोसिस डिवीजन की। माइटोसिस डिवीजन सोमेटिक सेल डिवीजन है। क्या है? सोमेटिक सेल डिवीजन। सोमेटिक सेल से मतलब ये है कि सिर्फ अगर मैं जर्म सेल्स को छोड़ दूं, जर्म सेल्स क्या होती हैं? स्पर्म मेल के केस में, ओवा फीमेल के केस में, अगर मैं इन दोनों की बात ना करूं, इनको छोड़ के मेरी बॉडी में जितनी भी सेल्स होगी वो क्या है? सोमेटिक सेल्स हैं। इसको इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है क्योंकि मैंने बोला एक सेल 2 सेल में डिवाइड होती है। यहाँ पे अगर पेरेंटल सेल डिप्लॉइड है तो डॉटर सेल्स भी डिप्लॉइड होंगी, अगर पेरेंटल सेल हैप्लॉइड है तो डॉटर सेल्स भी हैप्लॉइड होंगी, इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है। माइटोसिस को डिस्क्राइब किसने किया था? एडवर्ड और स्ट्रासबर्गर ने प्लांट के केस में, वाल्थर एंड फ्लेमिंग ने एनिमल के केस में। प्लांट में मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है। जैसे अगर मैं इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ पे लेटरल मेरिस्टम है, ये हमारा एपिकल मेरिस्टम है, और यहाँ पे मेरा
क्या होता है, लेटरल एपिकल मेरिस्टम। तो ये जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू है, टिप पे रूट्स की, ब्रांचेस की, लीव्स की, बड फॉर्मेशन जहाँ पे हो रही है, रूट की फॉर्मेशन जहाँ पे हो रही है, वहाँ पे मेरिस्टमेटिक टिश्यू होता है। जहाँ पे कॉन्टिन्यूस डिवीजन होता है, वहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन। इन द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स, प्लांट के केस में माइटोसिस डिवीजन, हैप्लॉइड सेल के अंदर भी माइटोसिस डिवीजन और डिप्लॉइड सेल के अंदर भी माइटोसिस डिवीजन हो सकता है। स्टेम टिप में, रूट टिप में क्या प्रेजेंट होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एनिमल की बात करें तो केवल डिप्लॉइड सेल्स के अंदर हमारा क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन। क्योंकि मेरी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं, सोमेटिक सेल्स जितनी भी हैं, वो सारी की सारी डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट करती हैं। हाफ हाफ 23 हमारे पेरेंटल क्रोमोसोम और हाफ 23 हमारे मैटरनल क्रोमोसोम। हर एक सेल के अंदर 23 पेरेंट के, 23 मदर के, दोनों के प्रेजेंट होके ये डबल एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट करती हैं, क्या, सोमेटिक सेल्स। जैसे एनिमल के केस में बात करें तो माइटोसिस बोन मैरो के अंदर होता है। बोन मैरो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये सॉफ्ट बोन, और सॉफ्ट बोन में रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। कॉम्पैक्ट और हार्ड बोन में हमारा येलो बोन मैरो होता है, जो फैट को भी स्टोर करता है। स्किन के अंदर भी हमारा स्किन सेल्स जब डिवाइड होती हैं तो माइटोसिस डिवीजन होता है। नेल्स के बेसिस पे भी क्या होता है, हमारा माइटोसिस डिवीजन होता है। अब इसमें बात करते हैं माइटोसिस डिवीजन में कैरियोकाइनेसिस की, न्यूक्लियस डिवीजन की बात करते हैं। इसको हम 4 फेज में डिवाइड करते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। PMAT, PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, प्रोफेज की। प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज। देखो, अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो मैंने एनसीईआरटी यहाँ पे रखी है डायग्राम दिखाने के लिए। ये अर्ली प्रोफेज है, ये लेट प्रोफेज है, ये हमारी ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन फेज मतलब मेटाफेज में, या हम इसको लेट प्रोफेज भी बोल सकते हैं। तो जब मेरी अर्ली प्रोफेज आती है तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मतलब ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेरी वेल डिफाइंड है। क्रोमेटिन, ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है, ये क्रोमेटिन है। ये क्या है, क्रोमेटिन है, ठीक है। ये क्या होंगे, थिन होंगे, कंडेंस्ड होंगे, स्पाइरल फॉर्म में है। कैसी फॉर्म में है, स्पाइरल फॉर्म में है, ठीक है, और इलोंगेटेड फॉर्म में है। यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो स्पाइरिम स्टेज बोला जाता है उसको, या हम बोले एक जो ऊन की एक बॉल होती है, वुल की एक बॉल होती है, उस जैसा ये दिखता है, इसलिए इसको स्पाइरिम, क्या बोलते हैं इसको, स्पाइरिम स्टेज बोलते हैं। स्पाइरिम स्टेज बोलते हैं इसको, ठीक है। अब अब हमारी क्या आती है, मिड प्रोफेज। यहाँ पे मिड प्रोफेज नहीं दिखाई गई, तो यहीं पे हम बात करते हैं। मिड प्रोफेज में न्यूक्लियोलस जो है, न्यूक्लियोलस एक बिल्कुल डेंस होता है, ऐसे डेंस होता है और डार्क होता है। तो न्यूक्लियोलस हमारा डीजनरेट हो जाता है और न्यूक्लियर इन्वेलप भी हम देख रहे हैं वो भी टूटने लग जाता है। और जो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लग जाते हैं, जैसे ही ट्रांजिशन फेज में दिखा रखे, तो वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लग जाते हैं और यहाँ पे क्रोमोसोम डायड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। देखो, एक, ये दो दिख रहे हैं ना, एक दो, तो इसको क्या बोलेंगे हम, डायड बोलेंगे। क्रोमोसोम हमारे डायड की फॉर्म में आ जाते हैं। और लेट प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हो जाती है, स्पिंडल फाइबर बनने लग जाते हैं। ये स्पिंडल फाइबर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, स्पिंडल फाइबर, ठीक है। ये स्पिंडल फाइबर होता है, इसकी फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। और क्रोमोसोम्स हमारे अपोजिट पोल पे, एक ये पोल है, एक ये पोल है, दो पोल है, अपोजिट पोल पे मूव करने स्टार्ट कर जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, वो डिसअपियर हो जाएंगे। कोई ऑर्गेनल दिख रहा है हमें सेल के अंदर, नहीं दिख रहा, इट मीन्स वो डिसअपियर हो गए हैं। एक बार दोबारा से हम रिवाइज करते हैं कि जो प्रोफेज है, अर्ली प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होते हैं, क्रोमेटिन थीन होते हैं, कंडेंस्ड होते हैं और वो स्पाइरली प्रेजेंट होते हैं। तो वो एक इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से न्यूक्लियस हमें वुल की बॉल के जैसा दिखाई देता है, जिसको हम स्पाइरिम स्टेज बोलते हैं। मिड प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियोलस डीजनरेट हो जाता है, जो एक ब्लैक स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप भी टूटने लग जाता है और डॉटर क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे मूव करने लग जाते हैं और क्रोमोसोम हमारे इस तरह से डायड
स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं। अब लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर इन्वेलप कंप्लीटली डिसअपियर हो गया है, स्पिंडल फाइबर फॉर्म होने लगे हैं। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम यहाँ पे क्या होता है, ये जो है ये क्या है, सेंट्रोसोम, ये अपोजिट पोल पे पहुंच गया है। बट ये सेंट्रोसोम किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर ये अब्सेंट होते हैं। यहाँ पे जो भी ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वो सब क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। अब जब हम बार बार स्पिंडल की बात कर रहे हैं, बार बार स्पिंडल की बात कर रहे हैं, तो स्पिंडल दो तरह के होते हैं, एम्फीएस्ट्रल और एनएस्ट्रल। एम्फीएस्ट्रल और एनएस्ट्रल। एम्फीएस्ट्रल का मतलब है स्पिंडल हैज एस्टर एट ईच पोल। जिस तरह इस तरह से सेल होगी और यहाँ पे भी स्पिंडल फाइबर फॉर्म होंगे, यहाँ पे भी स्पिंडल फाइबर फॉर्म होंगे, दो पोल्स पे स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो रहे हैं। इसको किस कौन से सेल्स में होता है, एनिमल सेल्स के अंदर एम्फीएस्ट्रल स्पिंडल मिलते हैं। अएस्ट्रल स्पिंडल किस में मिलते हैं, जिसमें सेंट्रोइल्स नहीं है, ये सेंट्रोइल, ये सेंट्रोइल्स नहीं है, कोई एस्टर फॉर्म नहीं हो रहा किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर। अब सेकंड फेज आती है हमारी प्रोफेज के बाद मेटाफेज, क्या आती है, मेटाफेज आती है। तो मेटाफेज में मैक्सिममली कंडेंस्ड हो जाते हैं क्रोमोसोम। कंडेंस्ड होने का मतलब है वाटर लॉस कर दिया उन्होंने और वो थिक हो गए, ठीक है, थिक हो जाते हैं। अब जो क्रोमोसोमल फाइबर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन होगा उनमें, ठीक है, और क्रोमोसोम को इक्वेटर पे ले आएंगे। इक्वेटर क्या होता है, जैसे अर्थ की बात करते हैं, जैसे अर्थ के पोल हो गए नॉर्थ साउथ, इसी तरह हम सेल की बात करते हैं कि ये तो अपोजिट पोल है। और जो ये मिडल में इक्वेटर जैसे होता है, इसी तरह से हम सेल की बात करते हैं, सेल के मिडल में जब क्रोमोसोम आ जाते हैं तो उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। और जब वो इक्वेटर पे अलाइन कर जाते हैं क्रोमोसोम्स, तो उसको मेटाफिजिक प्लेट बोलते हैं। देखो जैसे यहाँ पे हमारे ये क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पे ये सेंट्रोइल है, ये सेंट्रोइल है, ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म रहे हैं, ये स्पिंडल फाइबर है ये, ठीक है, इसको हम एस्ट्रल रे बोलते हैं, एस्ट्रल रे बोलते हैं, ठीक है। ये एस्ट्रल रे एनिमल्स के केस में तो दोनों पोल पे फॉर्म हो रही है, एम्फी एस्ट्रल, पर एनिमल के केस में ये हमारे दोनों पोल पे नहीं, सॉरी प्लांट के केस में दोनों पोल पे नहीं होती, तो ये इसको एनेस्ट्रल बोल देते हैं। अब जो यहाँ पे हमारा सेंट्रोइल है, ये सेंट्रोइल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है, ये हमारे मेटाफेज प्लेट पे आ जाते हैं, इक्वेटर पे लाइन कर जाते हैं। ये एक इक्वेटर होता है, इक्वेटर मिडल लाइन होती है अर्थ के जो मिडल से गुजरे, ठीक है। इसी तरह सेल के मिडल से जो गुजर रही है उसको भी हम क्या बोल रहे हैं, इक्वेटर बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी सेल भी स्पाइरल शेप की है, स्पेरिकल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्रोमोसोम अलाइन कर रहे हैं, तो इसको, इस प्लेट को हम बोलते हैं मेटाफिजिक प्लेट। इस फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, मेटाफिजिक प्लेट, क्योंकि क्रोमोसोम इक्वेटर पे अलाइन कर गए हैं। तो ये बेस्ट टाइम होता है क्रोमोसोम की, तो ये क्या फॉर्म हो जाएगी, मेटाफेज प्लेट फॉर्म हो जाएगी, और ये बेस्ट टाइम होता है क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने का, ठीक है। मतलब मॉर्फोलॉजी से मतलब है कि क्रोमोसोम के साइज क्या है, नंबर, हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन ए सेल, ठीक है। जब जब हम नंबर के अकॉर्डिंग और साइज के अकॉर्डिंग क्रोमोसोम को अलाइन करते हैं, तो उसको कैरियोटाइप और आइडियोग्राम बोलते हैं। तो यहाँ पे कैरियोटाइप सॉरी और आइडियोग्राम हम प्रिपेयर कर सकते हैं, किसमें, मेटाफेज स्टेज में, जब हमारे क्या होते हैं, क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पे या इक्वेटर प्लेट पे हमारे लाई करते हैं। तो यहाँ पे इस स्टेज को अरेस्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कोल्चिसिन का यूज करेंगे। कोल्चिसिन एक केमिकल का यूज करेंगे जिसकी वजह से सेल मेटाफेज प्लेट के बाद आगे डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट फेज आती है हमारे पास एनाफेज, ये एनाफेज है। एनाफेज आती है, एनाफेज में एपीसी, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है। और इसके बाद जब एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है, उस टाइम पे प्रोटीन बाइंड करता है टू क्रोमेटिड से। ये दो क्रोमेटिड है, देखो इस तरह से जब न्यूक्लियस सॉरी क्रोमोसोम होता है, तो इन 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 स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड्स बोलते हैं, और इसको सिस्टर क्रोमेटिड्स बोला जाता है, ठीक है। ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ये ऊपर वाले सिस्टर क्रोमेटिड, नीचे वाले सिस्टर क्रोमेटिड्स, तो ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। बीच में क्या होता है, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम होता है। इस सेंट्रोसोम के अराउंड एक बिंदु सा होता है, उसके अराउंड क्या होता है, प्रोटीन होता है, जिसको काइनेटो कोर बोल देते हैं, ठीक है। अब ऐसा ही एक और क्रोमोसोम होता है, ठीक है, एक ऐसा ही एक और क्रोमोसोम होता है जिसमें यहाँ पे जो जीन प्रेजेंट होगा उसमें भी यहाँ पे जीन प्रेजेंट होगा, सेम लोकेशन पे सेम जीन प्रेजेंट होता है। तो इसमें से एक तो फादर का बन जाता है पैटर्नल, एक मदर का बन जाता है मैटरनल। तो फादर का और मदर के
जो क्रोमोसोम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। होमो मतलब सेम, लोगस मतलब लोकस। लोकस का मतलब क्या है? लोकेशन ऑफ जीन। सेम जीन की सेम लोकेशन होती है फादर और मदर के क्रोमोसोम में, इसीलिए इनको होमोलोगस क्रोमोसोम बोला जाता है। अब इसमें क्या होगा? हमारे एनाफेज में प्रोटीन बाइंड करेंगे 2 क्रोमेटिड से। अब ये जो क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड है 2, ये भी 2 क्रोमेटिड है, ये भी 2 क्रोमेटिड है। अब इन 2 क्रोमेटिड के यहाँ पे क्या है? सेंट्रोसोम है। इससे एक प्रोटीन क्या हो गया है? बाइंड हो गया है। सेंट्रोसोम जहाँ पे डीजनरेट होता है, वहाँ पे एक प्रोटीन बाइंड हो गया है और वो वो उसके काइनेटोकोर प्रोटीन से बाइंड करके उसको सेंट्रोइल से बाइंड कर रहा है। किससे? सेंट्रोइल से बाइंड कर रहा है। और यहाँ पे क्रोमोसोम फाइबर शॉर्ट हो गए हैं और क्रोमेटिड जो है वो मूव कर रहे हैं। कहाँ पे मूव कर रहे हैं? स्पिंडल पोल की तरफ। ये पोल है, एक पोल ये है, एक पोल ये है, 2 पोल हो गए। तो ये पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। अब एक क्रोमोसोम को मूव करने के लिए पहले तो ये क्या थे? मेटाफेज प्लेट में लाई कर रहे थे, पहले तो इक्वेटर पे लाई कर रहे थे। अब इक्वेटर से जब पोल पे जाते हैं ना, तो एक क्रोमोसोम को मूव करने के लिए 30 एटीपी मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है। कितने मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है? 30 एटीपी मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है। 2 क्रोमोसोम रीच करते हैं किस पे? हमारे स्पिंडल, दो ग्रुप फॉर्म हो जाते हैं क्रोमोसोम के स्पिंडल पोल्स पे। एक यहाँ पे ग्रुप फॉर्म हो गया, एक यहाँ पे ग्रुप फॉर्म हो गया। अब हम बार बार स्पिंडल फाइबर की बात करें। अब स्पिंडल फाइबर होते क्या है? एक स्पिंडल फाइबर 4 से 20 माइक्रोट्यूबल से मिलकर बना होता है। मैंने बोला एक ये ऐसा जो स्पिंडल फाइबर है ना, ये 4 से 20 माइक्रोट्यूबल से मिलकर बना हुआ है। अब ये माइक्रोट्यूबल क्या है? माइक्रोट्यूबल सेल का स्केलेटन फॉर्म करती है। जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन टिश्यू कौन बनाता है? कार्टिलेज या बोन्स। बोन्स बनाती है ना स्केलेटन। इसी तरह सेल के अंदर माइक्रोट्यूबल्स भी स्केलेटन बनाती हैं। माइक्रोट्यूबल्स के 2 एंड होते हैं। इस तरह से मान लो 2 एंड हो गए। एक नेगेटिव एंड हो गया, एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव हो गया। ठीक है। नेगेटिव एंड टुवर्ड्स पोल, इसका मिनिमम डायमीटर होता है और ये हमारा इक्वेटर की तरफ होता है। जैसे इस तरह से यहाँ पे पोल की तरफ तो मेरा क्या होगा? नेगेटिव पॉइंट। ठीक है। पॉजिटिव पॉइंट कहाँ पे होगा? इक्वेटर की तरफ होगा, सेल के अंदर। ठीक है। मैक्सिमम डायमीटर किसका होगा? पॉजिटिव एंड का। मिनिमम डायमीटर किसका होगा? नेगेटिव पोल का। ठीक है। अब जो स्पिंडल फाइबर है वो सल्फर रिच ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं स्पिंडल फाइबर की, इसके अंदर 2 प्रोटीन होते हैं, एक ट्यूबुलिन प्रोटीन, एक आरएनए। ट्यूबुलिन प्रोटीन 95% प्रेजेंट होता है, आरएनए 5% प्रेजेंट होता है। अब जो स्पिंडल फाइबर है वो एस्टर है। इस तरह से हमारे फाइबर प्रेजेंट है। ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से सेंट्रोइड है और ये एस्टर लाइक स्ट्रक्चर, स्टार लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है पोल्स के ऊपर। स्टार लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम एस्टर बोलते हैं। इसको एस्टर रेज बोलते हैं। प्लस सेंट्रोजोम, तो ये क्या बनाती है? माइटोटिक अपरेटस बनाती है। ठीक है। अब जो स्पिंडल फाइबर है, ये 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक क्रोमोसोमल फाइबर, एक नॉन क्रोमोसोमल फाइबर। मतलब क्रोमोसोमल फाइबर तो वो होते हैं जो क्रोमोसोम के सेंट्रोमर से बाइंड करेंगे और उसको पोल पे पहुंचाएंगे और इक्वेटर पे अलाइन करेंगे। ठीक है। नॉन क्रोमोसोमल वो होते हैं जो क्रोमोसोम से अटैच नहीं होते। अब जो अटैच नहीं होते वो 2 तरह के होंगे। 2 तरह के कैसे होंगे? मान लो ये एक सेल है। ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से मेरे स्पिंडल फाइबर वो कर रहे हैं और ये मेरे सेंट्रोइल है। सेंट्रोइल में एस्टर रेज आ गई। ठीक है। सेंट्रोइल में मेरी क्या आ गई? एस्टर रेज आ गई। अब यहाँ पे कुछ पे तो मेरे क्रोमोसोम बाइंड हो रहे हैं और कुछ पे बाइंड नहीं हो रहे। ठीक है। तो कुछ ऐसे डॉटेड लाइन में भी होंगे। ठीक है। कुछ मेरे पूरे हैं। अब इस पे तो क्रोमोसोम बाइंड हो रहे हैं। ये तो क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर हो गया। नॉन क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर में एक तो ये है मेरा, एक ये है, एक ये है और एक ये डॉटेड लाइन में है। ठीक है। तो जो ये सीधे है ये तो कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर पोल टू पोल मूव कर रहे हैं। और डिसकॉन्टिन्यूअस क्या है? एक पोल से स्टार्ट होंगे पर दूसरे पोल तक पूरा पहुंचेंगे या नहीं ये नहीं पता। तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस नॉन क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स है। अब नेक्स्ट फेज आती है हमारी टीलोफेज। ये टीलोफेज है। ठीक है। टीलोफेज आती है रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज की उल्टी होती है ये। कैसे? यहाँ पे क्रोमेटिड्स दोबारा से पोल पे पहुंच के अनकोइल होके क्रोमेटिन स्ट्रक्चर बना देते हैं अगेन। और स्पिंडल फाइबर दोबारा से टूट जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और सेंट्रोइल रेप्लिकेट हो जाएंगे, दोबारा से रेप्लिकेट होंगे और न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा से दिखने लग गया, न्यूक्लियर इन्वेलप, और सेल ऑर्गेनल्स दोबारा से रीअपियर हो जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद वाली स्टेज जो आती है उसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। साइटोकाइनेस की अब्सेंस अगर होगी, अगर मेरी एक सेल है, सेल के भी अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो गए, बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए।
ठीक है, तो इस बहुत सारे न्यूक्लियस वाली स्टेज को मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज बोलेंगे। इसको कोइनोसाइटिक स्टेज भी बोलते हैं। किसके अंदर बोलते हैं कोइनोसाइटिक स्टेज? फंगस के अंदर। सिनेक्शियम भी बोलते हैं, सिनेक्शियम भी बोलते हैं प्रोटोजोआ के अंदर भी और हमारी फंगस के अंदर, या तो कोइनोसाइटिक या सिनेक्शियम बोलते हैं। ठीक है, अब जो साइटोकाइनेसिस है दो तरह से होता है। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ये साइटोकाइनेसिस शो कर रखा है। ठीक है, दो तरह से होगा, एक एनिमल में साइटोकाइनेसिस होता है, एक प्लांट में साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक है, एनिमल्स में फर्रो फॉर्मेशन होती है, सेंट्रिपुलर मेथड, मतलब बीच में सेंटर में सेल के सेंटर में, इस तरह से यहाँ पे सेंटर में क्या होगा? क्लीवेज होगा, डिवीजन होगा। ठीक है, यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट क्या होंगे? डेंस हो जाएंगे, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी बहुत ज़्यादा डेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा? एक क्लीवेज होगा, मतलब डिवीजन होगा, किसमें? मेटाफेजिक प्लेट के पास में, और दो सेल बन जाएंगी। और प्लांट साइटोकाइनेसिस दो तरह से होता है, क्लीवेज साइटोकाइनेसिस और सेल प्लेट साइटोकाइनेसिस। क्लीवेज साइटोकाइनेसिस क्या होता है? बाय फर्रो फॉर्मेशन बाय सेंट्रीपिटल मेथड। सेल के बीच में फर्रो फॉर्मेशन होती है। सेल मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे क्या बनाती है? कॉन्स्ट्रिक्शन बनाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? दो सेल में एक सेल डिवाइड हो जाती है, और ये ऐसा किस में होता है? लोअर प्लांट्स में। दूसरा होता है सेल प्लेट मेथड से। इसमें क्या होता है? जो भी स्पिंडल है, जो बच गए स्पिंडल, वो ज्वाइन हो जाएंगे माइक्रोट्यूबल्स के साथ, और वो फ्रेगमोप्लास्ट बनाएंगे। फ्रेगमोप्लास्ट सेल प्लेट का प्रीकर्सर होता है, और ये मिडल लेमिला का भी प्रीकर्सर होता है। मिडल लेमिला किस में बनती है? सेल वॉल में। सेल वॉल में मिडल लेमिला बनती है, तो उसके प्रीकर्सर होते हैं। और यहाँ पे गोल्जी बॉडीज भी बनते हैं, जिसमें पेक्टिन होता है। ठीक है, पेक्टिन होता है। अब ये फ्यूज होके सेल प्लेट बना देते हैं, और वो सेल प्लेट क्या करेगी? सेल को दो में डिवाइड कर देगी, और साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एम फेज की। एम फेज को हम क्या बोलते हैं? डिवीजन फेज। ठीक है, एम माइटोसिस की बात करेंगे हम। सबसे पहले माइटोसिस क्या था हमारा? इक्वेशनल डिवीजन था। माइटोसिस जो टर्म है वो फ्लेमिंग ने किस में दी? एनिमल्स में, और स्ट्रासबर्गर ने दी प्लांट्स में। अब जो माइटोसिस है, डिवीजन की फेज है, उसको भी हम दो में क्लासिफाई करते हैं, कैरियोकाइनेसिस। जैसे मैंने बोला, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स डिवीजन। तो न्यूक्लियस का डिवीजन प्लस साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अब जो सेल डिवीजन है एम फेज में, एम फेज मतलब एम डिवीजन है। अब डिवीजन कोई भी हो, किसी भी टाइप का डिवीजन हो, उसमें दो कॉमन फेज रहेंगी, एक कैरियोकाइनेसिस, एक साइटोकाइनेसिस। एक न्यूक्लियस का डिवीजन, एक साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अगर एक सेल ऐसे है, तो उस सेल के अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस। अब पहले ये डिवाइड होगा, दो बनेगा इसका। ठीक है, उसके बाद जाके मेरा साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, तब जाके मेरी दो डॉटर सेल्स यहाँ पे फॉर्म होंगी। ठीक है, इसीलिए ये दो में डिवाइड होता है। अब यहाँ पे कुछ माइटोजेंस एक्ट करते हैं, जो सेल साइकिल के डिवीजन में हेल्प करेंगे। माइटोजेंस क्या है? विच सम केमिकल्स विच इंड्यूस सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन को इंड्यूस करेंगे, जैसे साइटोकाइनेंस। ठीक है, स्टीरॉयड हार्मोन्स, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर। पी से प्लेटलेट, डी से डिराइव्ड, जी से ग्रोथ, एफ से फैक्टर। ई से एपिडर्मल, जी से ग्रोथ, एफ से फैक्टर। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर या प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर, और लिम्फोकाइंस। ये क्या है? ये माइटोजेंस हैं, जो सेल साइकिल को इंड्यूस करते हैं। अब जो सेल डिवीजन है, एम फेज है, वो तीन तरह से हो सकती है। या तो वहां पे माइटोसिस डिवीजन हो, या अमाइटोसिस हो, या फिर मियोसिस हो। सबसे पहले बात करेंगे अमाइटोसिस की। अमाइटोसिस डिस्कवर किया था लिमार्क ने, और ये किस में किया था? रेड ब्लड सेल्स में, एरिथ्रोसाइट्स में। रेड ब्लड सेल्स ऑफ चिक एम्ब्रियो, चिक की एम्ब्रियो में जो रेड ब्लड सेल्स थी, उसमें सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। जो एमाइटोसिस है, इसकी स्टडी किसने की? फ्लेमिंग ने की। कब? 1882 में। यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिफरेंशिएट नहीं होते। क्रोमोसोम्स यहाँ पे डिफरेंशिएट अगर नहीं होंगे, तो स्पिंडल की जरूरत ही नहीं है। स्पिंडल फाइबर्स तो तब फॉर्म होते हैं जब क्रोमोसोम को डिफरेंशिएट होना होता है। तो अमाइटोसिस में क्रोमोसोम्स के अंदर कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे स्पिंडल भी फॉर्म नहीं होंगे। न्यूक्लियर इन्वेलप यहाँ पे डीजनरेट नहीं होता है। यहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेलप ऐसा क्या ऐसा इंटीग्रेट रहता है, और उसके बाद ये बस दो में डिवाइड हो जाता है। जेनेटिक मटेरियल सिर्फ डबल होके दो में डिवाइड हो जाता है। ये यहाँ पे क्या नहीं होता?
डिजनरेट नहीं होता है। न्यूक्लियस यहाँ पे इलोंगेट हो जाता है, दिख रहा है, इलोंगेट हो गया, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन पॉइंट आ गया, किसमें, मिडल में, जिसकी वजह से दो डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं। अब जो कॉन्स्ट्रिक्ट पॉइंट है वो मिडल में है, इसीलिए इसको सेंट्रीपेटल कॉन्स्ट्रिक्शन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सेंट्रीपेटल कॉन्स्ट्रिक्शन। अब हमारा जो अमाइटोसिस है वो होता किसमें है, वो मेगा न्यूक्लियस में होता है, किसके, पैरामीशियम के। पैरामीशियम में दो तरह के न्यूक्लियस मिलते हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियस, एक मेगा न्यूक्लियस। तो पैरामीशियम के मेगा न्यूक्लियस में अमाइटोसिस मिलता है। इंटरनोडल सेल्स ऑफ कारा, कारा के अंदर ये हमारी क्या है, एल्गी है, ठीक है। तो एल्गी के अंदर इंटरनोडल सेल्स के अंदर हमारे ये मिलता है।